मैक्सिमम टाइम हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे होते हैं और वहां पे हमें बार बार ये देखने को मिलता है कि किसी म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, तो किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है। तो कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जिसके अंदर हम पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं जब उसने अच्छा रिटर्न दे रहा होता है, बट उसके बाद कुछ सालों के बाद वो म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन चीज है कि यहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बस आपको SIP करना होता है, उसके बाद आपके हाथ में नहीं होता है। उसके बाद किसके हाथ में होता है? एक फंड मैनेजर के हाथ में होता है। उसके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करने वाला है। अब इसका दिक्कत ये होता है कि फंड मैनेजर अगर गलत स्टॉक्स को है, गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है कि कभी अच्छा रिटर्न दे ही ना पाए। वहीं अगर फंड मैनेजर अच्छे स्टॉक्स को पिक कर लिया या अच्छे जगह पे आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है तो म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब सीधी सी बात है, वहां पे आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, वहां पे दूसरों के हाथ में होता है। अब यहीं पे हमें एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में पता चल जाए जहां पे दूसरों की जरूरत ना पड़े, दूसरों की हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, कोई फंड मैनेजर ना बैठा हो, यहां पे हम खुद के मालिक हो, हम खुद ही बैठे बाई करें और सेल करें, जब चाहे तब खरीदे, जब चाहे तब बेचे। इसका नाम है ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब देखिए, स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन होने वाला है, मतलब कि इसमें आप स्टॉक की तरह ट्रेड कर सकते हैं। नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि कोई ट्रेड की जाने वाली चीज है। इसको आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। जैसे आप स्टॉक्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, वैसे आप ETF को खरीदेंगे और बेचेंगे लाइव मार्केट के अंदर में। अब म्यूचुअल फंड में जब आप SIP करते हैं तो आपको उसके जगह पे यूनिट अलॉट किया जाता है NAV के बेसिस पे, यानी कि नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे। वैसे ही होता है ETF के अंदर। ETF में भी NAV होती है और उसके बेसिस पे आप यूनिट अलॉट करते हैं। जैसे आप बाई करेंगे तो आपको यूनिट मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि म्यूचुअल फंड में मार्केट बंद हो जाता है। जब स्टॉक मार्केट क्लोज हो जाएगा उसके बाद आपको डे के एंड में NAV के बेसिस पे आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप लाइव मार्केट में यूनिट ले सकते हैं और यूनिट को बेच सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि ETF को हम कब खरीदें और ETF को हम कब बेचें, क्योंकि स्टॉक्स के बारे में तो हमें पता होता है कि जब स्टॉक्स का प्राइस नीचे गिरता है तो हमें खरीदना होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, म्यूचुअल फंड में अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो म्यूचुअल फंड में यूनिट्स खरीदते हैं। बट यहाँ पे कैसे खरीदें? अब यहाँ पे खरीदने का सिंपल एक नियम है कि जब जब मार्केट नीचे गिरे, जब जब महीने के अंदर में मार्केट नीचे गिरे, आपको उस टाइम पे खरीदना है। यहाँ पे खुद बैठ के मार्केट को देखना होता है, इसलिए यहाँ पे टाइम की जरूरत होती है। आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड गलत है और ETF सही है, नहीं। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप जॉब करने वाले पर्सन है, बिजनेस करने वाले पर्सन है और अपने इनकम को एक सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे आपके पैसे को इक्विटी के अंदर डाला जाए, तो आप चले जाइए म्यूचुअल फंड के अंदर। वहां पे आप ऑटोमेटिक SIP का यूज कर सकते हैं। बट ETF के अंदर ऑटोमेटिक SIP का कोई ऑप्शन नहीं होता है। यहां पे अगर आपको SIP भी करनी है तो खुद बैठ के आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट यहां पे मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ETF में बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ज्यादा पैसे बना पाएंगे और सही टाइम पे आप पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने भारत के मेन इंडेक्स को लिया है, निफ्टी 50 को लिया है। तो यहाँ पे पिछले एक साल का ये चार्ट होने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर में ऐसे बहुत बार इवेंट आए जब मार्केट नीचे गिरा है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे गिरा है, फिर ऊपर गया है। एंड अभी के टाइम पे तो लगभग 10-11% नीचे गिर गया था 1-2 महीने के अंदर में। तो इसका आपको फायदा उठाना है। ETF में आप इसी का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सोच के आएंगे कि मेरे को म्यूचुअल फंड की तरह SIP करना है तो आप वैसे करेंगे तो कोई फायदा ज्यादा नहीं होने वाला है। फायदा ज्यादा कब होता है? यहाँ पे देखिए, जब मार्केट नीचे गिर रहा हो ना, उस टाइम पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। उस टाइम पे आपको ETF के अंदर पैसा डालना है। जैसे आप लमसम करते हैं म्यूचुअल फंड में, वैसे आपको ETF को खरीदना है और बेचना है। चलिए बताता हूं कि आखिर में कैसे खरीदना और कितना खरीदना है। अब यहां पे अगर आपने पिछले एक साल के निफ्टी 50 के चार्ट को देखा तो वहां पे आपको एक चीज कॉमन दिखी होगी कि मार्केट बहुत बार नीचे गिरा है और मार्केट बहुत बार ऊपर गया है। लगभग हर महीने में आपको गिरावट और ऊपर जाते हुए मार्केट दिख रहा है और अभी के टाइम पे तो लगभग 10-11% नीचे गिर गया था। अब इसका आपको फायदा उठाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक बजट डिसाइड करना है कि मेरे को हर महीने ETF के अंदर 5,000 रुपए डालना है, 10,000 रुपए डालना है, आपके हिसाब से हो सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे को हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना है ETF के अंदर। अब मेरे को उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करने के लिए क्या करना है? आपको 30 से डिवाइड करना है, मतलब कि एक महीने में 30 दिन होता है और मार्केट लगभग 20-22 दिन खुला रहता है। तो मैं पूरे महीने को डिवाइड करूंगा, 30 दिन को डिवाइड करूंगा तो लगभग निकल के आता है 166 रुपए। मतलब कि 5,000 को मैंने 30 से डिवाइड किया तो लगभग 166 रुपए निकल के आ गया। अब इसको क्या करना है कि आपको अच्छे से यूज करना है और पेशेंस का इस्तेमाल करना है। मार्केट में आपको कब बैठना है? जब मार्केट खत्म होने वाला हो, जब मार्केट एंड होने वाला हो, शाम का टाइम चल रहा हो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में, इस टाइम पे आपको बैठना है और एक बार देखना है मार्केट को। केवल एक बार देखना है कि क्या आपका जो ETF है या जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर आपका ETF उस टाइम पे नीचे जा रहा होगा, उस टाइम पे आपको खरीद लेना है, उस टाइम पे आपको ETF खरीदना है और एक दिन के अंदर आपको 166 से ज्यादा यूज नहीं करना है। एक दिन के अंदर में आपको 166 रुपए का इस्तेमाल करना है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मान के चलते हैं आज 7 तारीख है
के, और 7 तारीख को मार्केट नीचे नहीं गिरा, 8 तारीख को भी नहीं नीचे गिरा, तो आपको 7 और 8 को नहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, एक भी रुपए नहीं डालना है उस टाइम पे। अगर आपने 2:30 बजे या 3 बजे बैठ के देखा कि मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, मेरा ETF नीचे नहीं गिर रहा है, तो आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, आपको 9 तारीख का वेट करना है। अगर 9 तारीख को मार्केट नीचे गिरा तो आपको उस टाइम पे 7 और 8 दोनों मिला के आपको 9 तारीख को इन्वेस्ट करना है। अगर 9 तारीख को मार्केट गिरा और 10 को नहीं गिरा और 11 को गिर गया, तो आपको 10 को पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, आपको 11 को करना है और दोनों दिन का जोड़ के करना है। मतलब कि 332 रुपए हो गए ना, एक दिन का अगर 166 है तो 2 दिन का 332 रुपए, तो आपको 332 रुपए इन्वेस्ट करने हैं 11 तारीख को। तो ऐसे आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा। अब देखिए मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं इसी तरह से ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता हूं। मैं जितना भी पैसा इन्वेस्ट करता हूं ETF के अंदर, मैं ऐसे ही करता हूं, मैं वेट करता हूं कि कब मार्केट नीचे गिरे और उस टाइम पे ही मैं पैसे डालता हूं। अब यहां पे देखिए इसके लिए आपको ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ब्रोकरेज चार्ज आपको लगता है खरीदेंगे और बेचेंगे तो आपको पे करना ही पड़ेगा। बट यहां पे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहां पे आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल जाता है, आपको यूनिट ज्यादा अलॉट हो जाता है और वही यूनिट आपको बाद में ज्यादा काम आने वाला है। अगर आप ऐसे ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को देख पाते हैं और मार्केट का फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि आपको यहां पे मार्केट का फायदा उठाना है। क्योंकि यहां पे कोई फंड मैनेजर नहीं है, कोई दूसरा पर्सन नहीं बैठा हुआ है जो आप उसके भरोसे बैठे हुए हैं। यहां पे आपको खुद बैठ के खरीदना और बेचना है। तो जब आप खुद बैठ के खरीदेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सही टाइम पे ETF खरीदें, और यही सबसे बेस्ट टाइम होता है। बट यहां पे देखिए सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, आप किसी और तरीके से करते होंगे, बट जो मेरा तरीका था वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि हमने तो ये जान लिया कि आखिर में पैसा इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है ETF के अंदर। अब ये सवाल निकल के आता है कि आखिर में कौन से ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, कौन से ETF के अंदर अगर मैं 2025 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा लंबे टाइम में अच्छा प्रॉफिट और अच्छा वेल्थ क्रिएट होने वाला है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ETF के बारे में, जिसका नाम है इंडेक्स ETF। अब देखिए इंडेक्स ETF ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करेगा। निफ्टी 50 हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया। तो मैं यहाँ पे 2 इंडेक्स फंड के ETF को लेने वाला हूं। एक होगा हमारा स्मॉल कैप 250 का, एक होगा हमारा मिड कैप 150 का। तो एक बार देख लेते हैं कि आखिर में इन ETF ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ सालों के अंदर में। तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल कैप के ETF को लिया है जिसका नाम है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से ETF चूज करिएगा। इसका फंड साइज अभी के टाइम पे 635 करोड़ का एंड एक्सपेंस रेशियो है केवल 0.2% का। इसका जो रिस्कोमीटर है वो वेरी हाई है, मतलब कि बहुत ज्यादा रिस्क होने वाला है इसके अंदर। एंड जो इसकी NAV चल रही है वो अभी के टाइम पे 184 रुपए की चल रही है, मतलब कि अगर आपको एक यूनिट खरीदना है तो आपको 184 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर हम इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर में आपको 35% का रिटर्न दिया है, वहीं इसके लगभग इंडेक्स के बराबर है। थोड़ा बहुत आपको ट्रैकिंग एरर देखने को मिलेगा, उसी वजह से आपको 35 और 36 के बीच में फर्क दिख रहा है। ये थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर सब इंडेक्स फंड में होता है, वैसे ETF के अंदर भी होता है। एंड लास्ट में अगर हम इस स्मॉल कैप के ETF के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो लगभग 75% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है एंड कैटेगरी एवरेज का केवल 23% का है। मतलब कि इसमें फेर बदल बहुत ज्यादा होता है, स्टॉक्स बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना स्मॉल कैप कंपनीज होने वाली है। 99% आपके पैसे को इक्विटी में ही डाला जाएगा, ऑब्वियस इंडेक्स फंड है तो इतना ही डाला जाएगा। तो लगभग 250 कंपनी होने वाली है, वही 250 कंपनी स्मॉल कैप की। लार्ज कैप के अंदर 1% है, मिड कैप के अंदर 15% एंड स्मॉल कैप के अंदर 55% आपके पैसे को डाला जाएगा। अदर्स की बात करें तो 28% अदर्स में आपके पैसे को भी डाला जा सकता है। एंड अगर हम दूसरे इंडेक्स ETF के बारे में बात करें तो मैंने मिड कैप को लिया है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150। ये एग्जांपल के तौर पे, फिर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर फंड साइज की बात करें तो 1771 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो केवल 0.21% का है। इसका NAV अभी के टाइम पे 222 रुपए की चल रही है। अगर आपको एक यूनिट खरीदना है तो आपको 222 रुपए पे करना पड़ेगा। रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क है, इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करिएगा। अगर हम इस निफ्टी मिड कैप 150 ETF के पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो अभी के टाइम पे 29% का है एंड इसके लगभग इंडेक्स का बराबर है, लगभग इसका भी 29% का है। तो कोई यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, इंडेक्स को ही फॉलो करता है। सिंपल, जितना इंडेक्स का रिटर्न होता है उतना ही लगभग ये भी रिटर्न देता है। थोड़ा बहुत आपको अंतर दिखेगा जो कि ट्रैकिंग एरर की वजह से होता है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम मिड कैप 150 ETF के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 16 को भी क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, तो फ्यूचर के अंदर में आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। बीटा की बात करें तो 1 का बीटा है, इसका मतलब मार्केट जितना नीचे गिरने वाला है, जितना इसका इंडेक्स नीचे गिरने वाला है, लगभग उतना ही ये भी नीचे गिरने वाला है। अगर शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो अच्छा खासा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको अच्छा मिलने वाला है लंबे टाइम के अंदर में। एंड आखिरी में अगर हम इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो 58% है, वही कैटेगरी एवरेज का केवल 23% है। तो यहाँ पे फेर बदल ज्यादा होता है पोर्टफोलियो के अंदर, 150 कंपनी के अंदर। अगर इक्विटी की बात करें तो 99% आपके पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा, जो वही 150 कंपनी होने वाली है। लार्ज कैप के अंदर 14% कंपनी है, मिड कैप के अंदर 40% एंड स्मॉल कैप के अंदर 19%। अदर्स की बात करें तो 25% पैसा आपका अदर्स में भी डाला जाएगा। अगर हम इसके कंपनीज के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है वही 150 कंपनी होने वाली है जिसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये तो हमने बात किया भारत के इंडेक्स को फॉलो करने वाले ETF के बारे में, जो भारत के इंडेक्स को फॉलो करते हैं। स्मॉल कैप 250 हो गया, मिड कैप 150 हो गया, ऐसी बहुत सारे इंडेक्स है भारत के अंदर। जैसे सेक्टोरल इंडेक्स भी है, IT सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर
सेक्टर हो गया। तो अगर आप चाहते हैं सेक्टर वाइज पैसा इन्वेस्ट करना, सेक्टोरल ईटीएफ के अंदर डालना, तो आप जा सकते हैं आईटी सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, और भी बहुत सारे सेक्टोरल ईटीएफ है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा वोलेटिलिटी मिलेगी, हो सकता है आपको रिटर्न भी ना मिले। बट अगर आप स्मॉल कैप में आते हैं, मिड कैप में आते हैं, निफ्टी 50 में आते हैं, तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट लंबे टाइम में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अब बात करने वाले अपने तीसरे ईटीएफ के बारे में, जो भारत का ईटीएफ नहीं होने वाला है। ये आपके पैसे को देश के बाहर इन्वेस्ट करेगा। फॉरेन मार्केट ईटीएफ के बारे में बात करते हैं। दो मैंने बता दिया आपको, इंडेक्स ईटीएफ मतलब कि आपका स्मॉल कैप और मिड कैप। एक जो हमारा ईटीएफ होगा वो फॉरेन मार्केट का ईटीएफ होगा, इसका नाम है फैंग ईटीएफ। अब इसके अंदर क्या है ना कि बड़ी बड़ी जो जाइंट कंपनी है, पूरे दुनिया पे कंट्रोल है, उन कंपनीज में आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि आपका अमेजॉन हो गया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, इन बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। और सोचिए अगर यहां पे आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है तो आप रेगुलर बेसिस पे उनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, गूगल को यूज कर रहे हैं, फेसबुक को यूज कर रहे हैं, एप्पल की मोबाइल चला रहे हैं, तो इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो सोचिए आपका पैसा कितना ग्रो करने वाला है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने मिराई एसेट के फैंग ईटीएफ को लिया है। इसने पिछले एक साल के अंदर में आपको 61% का रिटर्न दिया है। इसकी एनएबी अभी के टाइम पे 108 रुपए की चल रही है, मतलब आपको एक यूनिट 108 रुपए की मिलने वाली है। रिस्क इसमें वेरी हाई होने वाला है। अगर पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो लगभग 100% पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा, और वो भी जाइंट कंपनी में। मैं लार्ज कैप की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं, सारा का सारा पैसा जाइंट कंपनी में ही डाला जाएगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 10 स्टॉक्स होने वाले हैं इस पूरे के पूरे ईटीएफ के अंदर। अब यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप होल्डिंग के बारे में बात करें तो ये 10 जाइंट कंपनी होने वाली है। इन 10 जाइंट कंपनी में आपके पैसे को डाला जाएगा। एनवीडिया हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अल्फाबेट हो गया, मेटा हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी है, एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, पूरी दुनिया यूज करती है, उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो सोचिए कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है लंबे टाइम में। बट इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में से कुछ पैसे को देश के बाहर इन्वेस्ट करना, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना, तो आप इस ईटीएफ के बारे में सोच सकते हैं। ये मेरे हिसाब से बेस्ट ईटीएफ है बाहर के लिए। आपके हिसाब से कोई और फॉरेन मार्केट ईटीएफ हो सकता है, क्योंकि चाइना का भी मार्केट है, जापान का भी मार्केट है, अलग अलग ईटीएफ है। तो हर एक मार्केट का अलग ईटीएफ होता है। तो आप चाहते हैं चाइना के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना तो चाइना वाले ईटीएफ में डाल सकते हैं, जापान में डालना तो जापान वाले ईटीएफ में डाल सकते हैं। मतलब हर एक देश का अलग अलग ईटीएफ होता है। तो अगर आप चाहते हैं अमेरिका में ना इन्वेस्ट करके कहीं और पैसा इन्वेस्ट करना, तो आप वहां पे पैसे डाल सकते हैं। अब लास्ट में जो हमारा ईटीएफ होने वाला है, ये एवरग्रीन ईटीएफ है। मतलब कि इसमें आप जब चाहें तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जितने टाइम के लिए चाहें उतने टाइम तक कर सकते हैं। इसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है, इक्विटी से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे सिंपल बात है, यहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लंबे टाइम में आपको 8 से लेकर 10% का रिटर्न मिलता रहता है। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की, मैं बात कर रहा हूँ कमोडिटीज ईटीएफ की। आप गोल्ड में भी जा सकते हैं, सिल्वर में भी जा सकते हैं, ऑयल में भी जा सकते हैं, आप कमोडिटीज में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे इक्विटी का कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे सिंपल जो प्योर गोल्ड है ना, प्योर गोल्ड, उसके प्राइस को फॉलो करने वाला है। जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे ईटीएफ भी बढ़ने वाला है। सिंपल जैसे आपका गोल्ड फंड होता है ना, वैसे आपका गोल्ड ईटीएफ होता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे निपॉन इंडिया के गोल्ड बीज वाले ईटीएफ को लिया है। इसने पिछले 10 साल के अंदर में आपको 10% का रिटर्न दिया है, लगभग 10% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो एक साल के अंदर में आपको इसने लगभग 21% का रिटर्न दिया है। सोचिए स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न नहीं दे पा रहे 21% का, एंड गोल्ड ने आपको पिछले एक साल के अंदर में 21% का रिटर्न दिया है। एनएबी की बात करें तो 63 रुपए चल रही है, मतलब कि एक यूनिट अगर आपको खरीदना है तो आपको 63 रुपए पे करना पड़ेगा। रिस्क इसमें वेरी हाई नहीं है, हाई रिस्क होने वाला है। तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार देख लीजिएगा क्या आपको गोल्ड की जरूरत है। अगर गोल्ड की जरूरत है, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर 15-20% गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप इस ईटीएफ के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें एसेट एलोकेशन की, तो 98.53% आपके पैसे को कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि गोल्ड होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है गोल्ड में ही आपके पैसे को डाला जाएगा लगभग 98%, एंड जो बचा हुआ पैसा है वो कैश के अंदर होल्ड किया जाएगा। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब या तो आप ईटीएफ के इन्वेस्टर हैं या तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो का कंक्लूजन आपको बता देता हूं कि इन्वेस्ट करने का सिंपल तरीका होता है कि जब मार्केट नीचे गिरे तब आपको ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको 5 ईटीएफ का एग्जांपल दे दिया। इंडेक्स ईटीएफ के बारे में बताया मैंने, इंडेक्स में मैंने 2 लिया, स्मॉल कैप और मिड कैप। आपके हिसाब से अपना इंडेक्स चूज कर सकते हैं। अगर बाहर की बात करें, भारत के बाहर की, तो यहाँ पे मैंने फॉरेन मार्केट ईटीएफ के बारे में बात किया, जो मैंने फैंग ईटीएफ को लिया था। वहां पे जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी मैंने गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात किया, क्योंकि गोल्ड एक एवरग्रीन ईटीएफ है, एक एवरग्रीन एसेट है। तो इसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भले ही मार्केट ऊपर जाए या नीचे गिरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गोल्ड के ऊपर। गोल्ड आपको एक कांस्टेंट रिटर्न देता रहता है। उल्टा जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपको ज्यादा रिटर्न देता है गोल्ड। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इन ईटीएफ में से कोई भी ईटीएफ पसंद आए, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। और आप कौन से ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।